नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, इसका हम पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जो फिर भी थोड़ा सा ब्रीफली हम बता देते हैं कि इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट के नोटिस दिए थे और इसके ऊपर जजमेंट आई है। और कंटेम्प्ट के नोटिस इशू हुए थे पुलिस कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस इंस्पेक्टर और इवन एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उनके अगेंस्ट में कंटेम्प्ट के नोटिस दिए थे। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दी, तो आइए हम इसके जो रिमेनिंग पार्ट 2 है उस पर हम चलते हैं। पार्ट 1 हम ऑलरेडी इसमें इस पर वीडियो बना चुके हैं, तो इसको इस वीडियो में हम उससे समराइज करने की कोशिश करेंगे रिमेनिंग पार्ट का। तो जैसा बताया था कि जो डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने अपनी सबमिशन ये दी थी कि उन्होंने पहले तो अपनी अनकंडीशनल अपॉलजी दी कि उनकी और कि जो 8 दिसंबर 2023 की कोई उनकी मंशा नहीं थी कि इसका कंटेम्प्ट मीन्स उन्हें विलफुली डिसोबे करने का, और कहा कि उनका कोई रोल नहीं है इन्वेस्टिगेशन केस में और ना ही कस्टोडियल इंटरोगेशन में। साथ में बताया कि अक्यूज्ड को किसी प्रकार की इंजरीज नहीं पाई गई जो मेडिकल रिपोर्ट दी गई थी। और रही बात सीसीटीवी कैमरास की, जो पुलिस स्टेशन में बताया है और वो फंक्शनल में थे, लेकिन चूंकि अब उनके अक्यूज्ड की जो कस्टडी वो दिसंबर में हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नवंबर से ही वो सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो काम नहीं कर रहे थे। और जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं उनके जो रिस्पोंडेंट नंबर 4 हैं, उन्होंने अपनी ये कंटेंशन दी कि उनकी कोई इंटेंशन नहीं थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने भी अपनी जो है वो अनकंडीशनल अपॉलजी में ली। और उनका एक स्टैंडिंग प्रैक्टिस होती है कि जब भी कोई भी अक्यूज्ड हो वो इवेसिव रिप्लाईज दे तो रिमांड की एप्लीकेशन मूव की जाती है स्टेट ऑफ गुजरात में। और उसके बाद क्या ये लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस थी, इवन एंटिसिपेटरी बेल होने के बाद भी कस्टडी की वो एप्लीकेशन लगा सकते थे। और अब इसमें कहा कि इसमें जो है मजिस्ट्रेट है उन्होंने मिसकंस्टिट्यूट कर दिया था कोर्ट के ऑर्डर को, लेकिन और पुलिस कस्टडी रिमांड दे दी। तो इसलिए ऐसे में इंस्पेक्टर की कोई गलती नहीं है कि वो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स फेस करें जबकि रिमांड एप्लीकेशन मूव की गई थी और कोई भी मॉल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया पिटिशनर को। और कहा पहले तो इन्होंने इमीडिएटली उन्होंने बेल भी कोर्ट का ऑर्डर आया था, इमीडिएटली उनको अरेस्ट मींस टेक्निकली जो भी अरेस्ट किया गया था उनको बेल इमीडिएटली दे दी गई थी, लेकिन उन्होंने इवेसिव रिप्लाईज दिए थे, इसलिए वजह से उन्होंने अपनी रिमांड की एप्लीकेशन लगाई थी। और कहा कि उन्होंने अपने सिंसियरली ड्यूटीज कर रहे हैं। और इस कंप्लेनेंट ने जो है वो 1.65 करोड़ का जो चीट किया था कंप्लेनेंट से मींस पिटिशनर ने, और ऐसे में जो चेक दिए गए थे कंप्लेनेंट ने वो इलीगली रिटेन कर लिए थे। और उसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर ने डिमांड मांगी थी ताकि मींस जो तुरंत है वो इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से की जा सके। तो ऐसा उन्होंने कहा कि ऑलरेडी वो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स फेस कर रहे हैं, तो अगर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जो होगा उससे जेपरिटी हो जाएगी इसमें। तो ऑलरेडी उन्होंने बताया कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स से उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा, ऑलरेडी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वो फेस कर रहे हैं। और अब ACJM के जो काउंसिल थे, सीनियर काउंसिल, वो उन्होंने अपेयर हुए, उन्होंने कहा कि उनका जुडिशियल ऑफिसर हैं, उनका काफ़ी इम्पेकेबल सर्विस रिकॉर्ड है और कोई उन्होंने विलफुली इंटेंशनल डिसोबे नहीं किया। और उन्होंने भी अपनी अनकंडीशनल अपॉलजी दी और उन्होंने कहा कि रिमांड एप्लीकेशन थी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने लगाई थी। अब देखिए यहाँ पर अब सबमिशंस में ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने कहा कि उन्होंने रिमांड दे दी, मिसकंस्टिट्यूट कर दिया। और लर्नर जुडिशियल ऑफिसर उन्होंने कहा कि पुलिस ने एक रिमांड एप्लीकेशन फाइल की थी और उस जबकि जो कंटेम्प्ट रिस्पोंडेंट नंबर 7 जो है मीन जुडिशियल ऑफिसर है उनके पास रीजनेबल बिलीफ था कि पिटिशनर कोऑपरेट नहीं कर रहे इन्वेस्टिगेशन को, जो ऑर्डर पास किया था माननीय कोर्ट ने। और कहा कि एक लॉन्ग प्रिवेलिंग प्रैक्टिस है स्टेट ऑफ गुजरात में, जब भी एंटिसिपेटरी बेल दी जाए तो जिसके फेवर में एंटिसिपेटरी बेल होती है तो यहाँ पे कोऑपरेट नहीं करते इन्वेस्टिगेशन में, तो फिर मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कि वो पुलिस कस्टडी रिमांड में दे सकते हैं। और कहा कि लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस जो थी स्टेट ऑफ गुजरात में वो बोनाफाइड डिस्चार्ज कर रहे थे जुडिशियल फंक्शंस को। और चूंकि एप्लीकेशन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने मूव की थी तो उन्होंने 3 दिन की पुलिस कस्टडी की रिमांड दी। और कहा कि रिमांड पीरियड के बाद पिटिशनर ने वॉलंटली 437 CRPC की बेल की एप्लीकेशन लगाई, जो कि
रजिस्ट्री की कोर्ट में से रूटेड हुई थी और उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, बस उसमें ऑर्डर देना ऐसे एप्लीकेशन का और उसके बेल बॉन्ड भरे थे इन द ल्यू ऑफ प्रैक्टिस, इन द ल्यू ऑफ द बेल। और कहा कि जो कस्टडी, अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि एक क्वेरी पुट अप की गई सीनियर काउंसिल ने, तो वो उन्होंने भी, जो सीनियर काउंसिल ने उस पर डिस्प्यूट नहीं किया कि पिटिशनर को जो छोड़ा गया था कस्टडी से वो 48 घंटे फ्रॉम द डेट, जो रिमांड पीरियड के डेट के 48 घंटे बाद छोड़ा गया था, क्योंकि रिमांड उनकी 16 दिसंबर 2000 मीन्स को के बाद जो है वो छोड़ा गया था। जब 16 दिसंबर 2023 को उनकी जो पुलिस रिमांड खत्म हुई थी उसके 48 घंटे बाद छोड़ा गया था। और प्रोसीडिंग्स जो थी कस्टोडियल इंटरव्यू वायलेंस जो दी गई थी पिटिशनर द्वारा, पिटिशनर ने ये कहा था कि उसके बाद भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहिबा ने क्वेश्चन पूछे थे पिटिशनर से और प्रीलिमिनरी बॉडी एग्जामिनेशन किया था ताकि वो इंजरीज को नोट कर सकें और कि ताकि साबित कर सकें, बता सकें कि अगर कोई कस्टोडियल वायलेंस हुई है, जो फैक्ट रिकॉर्ड किए गए थे ऑर्डर शीट में और जो ऑब्जर्वेशन जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में नोट की गई थी, ऑब्जर्वेशन ली गई थी और जो फॉर्मल कंप्लेंट थी कंटेम्नर की वो उसे डिसमिस कर दिया था, जब क्योंकि उन्होंने अपनी जुडिशियल डिस्क्रिशन जो है वो एक्सरसाइज की थी अंडर 203 CRPC में। और लेकिन जो हाई कोर्ट ने रिजेक्ट की कंप्लेंट, जो रिजेक्टेड और जिस ऑर्डर से उनकी कंप्लेंट की जो कंप्लेंट रिजेक्ट की थी उसको कहा कि वो मैटर अभी सब्जुडाइज है और कोई भी उसका कोई भी ऐसे उस पर ऑब्जर्वेशन देना तो उसका एडवर्स रिफ्लेक्शन पड़ सकती है सर्विस रिकॉर्ड ऑफ द कंटेम्नर की। तो ऐसा उन्होंने अपनी सबमिशंस दिए। एडिशनल सबमिशंस, अब एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के भी उन्होंने काउंसिल अफेयर उन्होंने भी अपने सबमिशंस दी, कहा कि कोई भी कंटेम्प्ट है वो कंटेम्नर द्वारा नहीं की गई और एक प्रिविलिंग प्रैक्टिस है स्टेट ऑफ गुजरात में कि जब भी सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट जब प्री अरेस्ट बेल ऑर्डर देती है 438 CRPC में और एक क्लॉज भी लगाती है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अगर पुलिस कस्टडी लेना चाहता है तो एप्लीकेशन जो है वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में मूव कर सकते हैं, जो कि एम्पावर्ड होंगे कि वो अक्यूज्ड को जिसके फेवर में एंटिसिपेटरी बेल ऑर्डर पास किया उसको डिटेन करके और वैलिड ऑर्डर जो है वो दे सकते हैं। तो और साथ में कहा कि लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस जो थी डिविजनल बेंच की जजमेंट आई थी सुधीर भाई कोठारी की, उसको उसे मतलब क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता क्योंकि एक बिल्कुल ही डिसओबीडियंस ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर देना और कंटेम्प्ट नोटिस और क्योंकि और कंटेम्प्ट नोटिस इसमें डिस्चार्ज कर देने चाहिए और अनकंडीशनल अपॉलजी भी उन्होंने अपने साइड से मांग ली थी। अब कंटेम्नर रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 और 6 कंसर्न थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई एफिडेविट नहीं फाइल किया कमांडिंग कोर्ट ने कहा, ना ही कोई कॉन्टेस्ट किया कंटेम्नर रिस्पॉन्डेंट के बिहाफ पे। और इसके बाद कहा कि अब यहाँ पर थॉटफुल कंसिडरेशन दी और मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड्स में थे और डिस्कशन यह है कि कोई रूम ऑफ डाउट नहीं था कि इंटरिम प्रोटेक्शन जो थी एंटिसिपेटरी बेल की वो कोर्ट ने दी थी वो एब्सोल्यूट थी और उसे मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, ऑल्टर नहीं किया जा सकता जब तक फाइनल डिस्पोजल नहीं हो जाती। स्पेशली पिटिशन वो अभी भी पेंडिंग है बिफोर दिस कोर्ट। और लैंग्वेज जो थी वो जो ऑर्डर दिया था माननीय कोर्ट ने वो क्लियर एंड अनबेगविस था। अब यहाँ पर उन्होंने सारे बारी सबके केसेस को एनालाइज किया और कमिश्नर पुलिस ने उनको कहा कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उनका फंक्शन, और क्योंकि उनकी काम CCTV की जो फंक्शनैलिटी को था देखना था, उसने कहा कि हम इसे बाद में देख सकते हैं। तो लेकिन अब कंटेम्नर रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 है उनको डिस्चार्ज करते हैं और 3 जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के जो सूरत के हैं उन्होंने कहा उन्होंने भी अनकंडीशनली अपॉलॉजी कर दी है। और रिप्लाई एफिडेविट में सिर्फ वहाँ तक ही सीमित है कि नॉन फंक्शनिंग ऑफ CCTV कैमरा, तो कस्टडी टॉर्चर जो बताई गई है कि पुलिस कस्टडी में 13 से 16 दिसंबर तक उनको दी गई। तो यहाँ पर और कहा कि उन्हें मारा गया और कंटेम्नर की प्रेजेंस में। अब जो गवर्नमेंट्स की रिप्लाई एफिडेविट में उसमें बताया कि वो एक बिजी थे प्रिपरेशन में और डिप्लॉयमेंट के लिए, और एक ऑनरेबल जो प्राइम मिनिस्टर आ रहे थे सो एंड सो डेट को सूरत में, तो वो उनकी बिजी थे उस जो प्रिपरेशंस में बिजी थे। और ब्रीफली विजिट किया था उन्होंने 13 दिसंबर 2023 को और फिर कहा कि कोई उन्होंने डिनाई किया कोई भी उन्होंने एक पार्ट प्ले नहीं किया इन्वेस्टिगेशन जो FIR जो लॉन्च हुई थी अगेंस्ट द पिटिशनर। आपने कहा कि सब्जेक्ट मैटर और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स जो है वो सब्जुडाइज हैं और एक देखो सब्जेक्ट ये जो बताया उन्होंने जो
एक तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स है, एक तो पिटिशनर का जो कस्टोडियल वारंट्स की गई है तो एक डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स का सब्जेक्ट मैटर है, और एक मैटर भी सब्जुडाइज है जो क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की गई है। तो इसलिए अभी जस्टिफाइड नहीं होगा कि अभी उसको लिया जाए, और कोई लाइव लिंक नहीं है इसमें कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग से। तो अब सीसीटीवी की फंक्शनैलिटी को देखते हुए कंटेम्नर रिस्पोंडेंट नंबर 3 ने ये कहा कि अपना डिटेल्स एफिडेविट दिया, पैरा नंबर 7 को यहाँ पर कोर्ट ने एनालाइज किया और यहाँ से कहा कि जो इंस्टॉल करना और फंक्शनैलिटी और सीसीटीवी कैमरास जो जितने भी पुलिस स्टेशन में हैं, माननीय कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी परमवीर सिंह सैनी की, उसे कॉम्प्लाई नहीं किया गया लेटर स्पिरिट से। तो अगर हम इसे फैक्ट को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल हुए थे सम पार्ट्स ऑफ पुलिस स्टेशन में, सुवनसो पुलिस स्टेशन में, तो डीवीआर था वो अभी फंक्शनल नहीं था। तो फैक्ट अभी यही रहता है कि कोई भी सीसीटीवी कैमरा जो है वो इंस्टॉल नहीं किया गया था इंटरोगेशन रूम ऑफ द पुलिस स्टेशन, जो एक एडमिटेड पोजीशन है वो जो कि एविडेंट है फ्रॉम द रिकॉर्ड में। तो लेकिन यहाँ पे शॉर्ट कमिंग्स थी, वो कहा उसे डील की जा सकती है डिपार्टमेंटल लेवल पे, और ज़्यादा देन कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स का वो पार्ट बनाए थे, इसलिए इसको उनको भी रिस्पोंडेंट नंबर 3 को डिस्चार्ज कर दिया। अब रिस्पोंडेंट नंबर 4 जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उनकी भी उनके केस को भी देखा, और उन्होंने पहले एक एप्लीकेशन दी कि 7 डेज़ की वो रिमांड दी जाए, और ग्राउंड्स भी मेंशन किए थे उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में। और उसमें ग्राउंड में एक ये भी मेंशन किया था कि कंप्लेनेंट और विटनेस ने 1 करोड़ 65 लाख रुपया दिया था अक्यूज्ड को भी, जो कि पिटिशनर है, वेरियस इंस्टॉलमेंट में, और उन्होंने एडमिट नहीं किया है कि कैश उन्होंने लिया है, और इस तरह का जो ह्यूज अमाउंट जो लिया है। तो अब ऐसे में उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में लिखा, ग्राउंड्स में ये मेंशन किया था कि इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसीडिंग्स हैं उससे कंडक्ट किया जाना चाहिए ताकि प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड, इसलिए ऐसे में जो प्रेजेंस होना, अक्यूज्ड की कस्टडी में प्रेजेंट होना, वो अभी रिक्वायरमेंट आवश्यकता है इसमें। तो ऐसे उन्होंने ग्राउंड्स थे वो रेज किए थे, और साथ में ये बताया कि ऑफेंस वाज फाइल्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड इन दिस मैटर, और लेकिन अभी भी वो मींस वो अक्यूज्ड जो हैं वो मींस एक जो मेन एक अक्यूज्ड है वो लापता है, अभी भी मतलब पुलिस से भाग रहे हैं इन्वेस्टिगेशन से, और इसमें को अक्यूज्ड जो हैं वो इंफॉर्मेशन को हाइड कर रहे हैं। तो इससे इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, इसलिए अक्यूज पर्सन की रिमांड मींस एसेंशियल रिक्वायरमेंट है इनके पुलिस रिमांड के लिए। उन्होंने अपनी जो है वो दरख्वास्त थी वो लगाई थी। तो अब यहाँ पर कहा कि पिटिशनर ने कहीं भी एडमिट नहीं किया कि उन्होंने 1 करोड़ 65 लाख रुपए लिए हों कंप्लेनेंट से, और जो पैरा 4 जो एप्लीकेशन थी वो जो रजिस्टर्ड हुई थी मींस अक्यूज्ड के अगेंस्ट में, तो वो जो ऑफेंसेस थे 447, 448, 451, 427, 114। तो यहाँ पर कहा कि अक्यूज्ड की क्रिमिनल हिस्ट्री थी और एवेसिव रिप्लाई देना क्वेश्चंस जो पुट अप किए गए थे। लेकिन यहाँ ये नोट करेंगे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कहीं भी एफर्ट नहीं किया कि रीसमन किया जाए अक्यूज्ड को इन्वेस्टिगेशन के लिए, सिंगल टाइम एक बार भी नहीं बुलाया, और बल्कि एक अब्रप्टली नोटिस दे दिया कि एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश हो ताकि उनकी पुलिस रिमांड ली जा सके। और लैंग्वेज ऑफ नोटिस जो है वो कहीं भी ऐसा इंडिकेशन नहीं करता है, इशारा नहीं करता कि अक्यूज्ड ने कोऑपरेट नहीं किया इन्वेस्टिगेशन में। अब यहाँ पर कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया कि कोऑपरेशन नहीं करना अक्यूज्ड को बाय द अक्यूज्ड इन वन, एक मैटर में अक्यूज्ड का नॉन कोऑपरेशन होना और अक्यूज्ड रिफ्यूज कर दे कन्फेस ऑफ द क्राइम इज अनदर। कहते हैं कि एक नॉन कोऑपरेशन जो है वो चीज़ अलग है, और अगर अक्यूज्ड जो है अपनी गुनाह में जो भी जो ऑफेंस किया उसको कबूलनामा ना करें वो बात अलग है। तो यहाँ पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं बनती अक्यूज्ड को कि उनको इंटेरोगेट किया जाए और वो अपने वो कन्फेस करें, वो कबूलनामा करें ही करें कि क्राइम किया है। और अगर इन्वेस्टिगेटिंग मतलब उस हिसाब से कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाए कि अक्यूज्ड ने कोऑपरेट किया इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पर कहा कि मैटर ऑफ फैक्ट को भी देखा जाएगा, जो कन्फेशन जो करता है अक्यूज्ड पुलिस ऑफिसर के सामने, तो वो भी इनएडमिसिबल होता है और उसे भी रिकॉर्ड का पार्ट नहीं बनाया जा सकता। और कोर्ट ने एक जजमेंट भी दी थी 12 जुलाई 2024 को, पिटीशन फॉर स्पेशल लीव अपील क्रिमिनल 1053/2023 जो थी सनूज बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर। उसमें ये कहा था कि कन्फेशन जो इंटरोगेशन में रिकॉर्ड की जाती है उसे एक चार्जशीट का पार्ट नहीं बनाया जा सकता। ऑलरेडी एक जजमेंट आ चुकी थी। अब जो कि एलिगेशंस थी एफआईए में, अब कोर्ट ने कहा हम फिल्म ओपिनियन है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पहले इंस्टेंस पे कंप्लेनेंट को सीरियस क्वेश्चनिंग पूछनी चाहिए थी और स्ट्रिक्ट प्रूफ लेना चाहिए था, और ये एलेज करना कि एफआईआर में 1.65 करोड़ लिया है अक्यूज्ड पिटिशनर ने कंप्लेनेंट से
जिनको उनको भी कंटेम्नर बना दिया गया है, जो कंटेम्नर नंबर 6। तो उन्होंने कहा कि ये ग्रॉस कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा जो इनकम टैक्स एक्ट का और पीएमएलए का, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का। सिर्फ बाय ब्लाइंडिंग प्लेसिंग किसी अनवेरिफाइड एलिगेशंस को वेरीफाई कर देना, मीन्स कर देना, उस पर रिलाई कर देना और कंप्लेनेंट की, और कि उन्होंने ह्यूज कैश लिया और एफआईआर रजिस्टर किया, सिर्फ बेसिक इंक्वायरी भी नहीं करना इस वाइटल एस्पेक्ट को। तो पुलिस ऑफिसर्स जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं उन्होंने साफ लग रहा है कि वो कोल्यूड हो गया है कंप्लेनेंट के साथ। क्यों? आप ये एक सिविल मैटर था, इस सिविल डिस्प्यूट को उन्होंने एक ऐसा रूप दे दिया कि क्रिमिनल के जो एलिग किए, उन्होंने एक प्रकार का ब्रीच किया ऑरल एग्रीमेंट का। एक सिविल डिस्प्यूट था ये, अब उसको एक क्रिमिनल रूप दे दिया गया कि ब्रीच ऑफ ऑरल एग्रीमेंट किया, एक कलर ऑफ क्राइम दे दिया गया इसमें कि 1.65 करोड़ रुपीज कहाँ लाया, कहाँ से, किधर से आए पैसे, तो ऐसा तो कुछ पूछा भी नहीं उन्होंने। अब कंप्लेनेंट जो है, अब उनको रिस्पोंडेंट नंबर 6 बनाया गया था कंटेम्नर। उन्होंने कहा कि एफआईआर में उन्होंने मैं बताया कि चेक्स दिए थे 54 लाख के पटिशनर को, और ये एग्रीड भी हैं कि जो चेक्स जो क्लियर हुए थे, अक्यूज्ड पटिशनर ने रजिस्टर्ड की थी सेल डीड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट प्रॉपर्टी इन द फेवर ऑफ द कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट के फेवर में वो प्रॉपर्टी जो है वो रजिस्टर्ड भी कराई थी। अब ये कहा कि ये क्लियर कॉन्ट्रडिक्शन है इस एलिगेशन का कंप्लेनेंट की। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने पैरा 2 में रिमांड एप्लीकेशन में कहा है कि चेक्स ऑफ सो एंड सो बैंक के थे, वो साइन किए थे एक्यूज्ड पटिशनर ने और कंप्लेनेंट को दिए थे, और उसको अभी रिकवर नहीं किया गया है, किया जा सका है। तो अब यहाँ कहा कि स्टेटमेंट जो रिमांड एप्लीकेशन थी वो एक साफ शेयर वेरिएंस है, जो कि एक एलिगेशन जो बनाई गई थी एफआईआर में, और चेक्स दिए गए थे कंप्लेनेंट द्वारा टू द पटिशनर को और नॉट वाइस वर्सा। तो अर्जेशन जो दी गई है एफआईआर में कि अक्यूज्ड पटिशनर ने जो है उन्होंने चेक्स जो लॉन्च नहीं किया कंप्लेनेंट को और उनके बैंक में, और अभी तक वो होल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहा कि विशफुल एलिगेशंस है और क्रिएट की गई है ताकि अक्यूज्ड को अगेंस्ट में चार्ज के क्रिमिनल केस में फ्रेम किया जा सके, और जबकि एक सिविल प्रोसीडिंग्स का पार्ट बनता है। और ये कहीं भी यह नहीं लिखा कंप्लेनेंट ने कि एफआईआर लॉन्च करने से पहले कि उन्होंने कभी कहा अक्यूज्ड पटिशनर को कि वो चेक्स जो है वो दे दें। तो यहाँ पर कहा कि अक्यूज्ड पटिशनर जो है उनके पास मीन्स उन्होंने इंफॉर्मेशन थी सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत, वो जो कि एक रीजनेबल बिलीफ के साथ स्टेट ने दी थी कि इंफॉर्मेशन जो है वो अगर उनको इंक्रिमिनेटिंग फैक्ट्स की डिस्कवरी हो सकती है और रिमांड एप्लीकेशन जो है वो एक जस्टिफाइड होगी टू सम एक्सटेंट पे। लेकिन अभी ये कहा कि ये वैसा ही केस बनता नहीं था, क्योंकि स्टेट ने कहा था कि अगर कोई भी अक्यूज को कस्टडी में लिया जाता है, अगर उनसे सवाल पूछे जाते हैं और कुछ एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए उनको लिया जाता है, तो सेक्शन 27 के जो है वो एप्लीकेबल होंगे अगर कोई इंक्रिमिनेटिंग जो फैक्ट है वो डिस्कवर्ड हो जाता है। तो यहाँ पे कहा कि ऐसा केस बनता नहीं था इसमें, और जो नरेशन जो रिमांड एप्लीकेशन में दी गई थी वो इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जो तफ्तीश की थी और पाया था कि जो क्रिमिनल इंसिडेंट्स थे वो एक फैंसीफुल थे ऑन द फेस ऑफ इट, लेकिन जब रिकॉर्ड्स डिजिटलाइज्ड हो गए हैं और क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ अक्यूज्ड हैं, वो कोर्ट ने कहा कि वो अवेलेबल हैं CCNTS में, जो कहते हैं क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम में, ये कहा कि अवेलेबल है। और इन्वेस्टिगेटिंग जो है वो ऐसे में पुलिस कस्टडी की रिमांड नहीं ले सकते थे, क्योंकि अगर सिर्फ उनको क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स को पता लगाना हो तो। आप यहाँ पर कहा कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, उन्होंने जब रिमांड एप्लीकेशन फाइल की थी वो मिसरिप्रेजेंटेशंस किए थे ताकि उनसे पुलिस कस्टडी ली जा सके अक्यूज्ड पिटिशनर के, और उनको जो कि ऑलरेडी प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला के अंदर है, स्पेशल लीव पिटिशन का जो ऑर्डर आया था 8 दिसंबर 2023 का। तो अब इस टच ऑफ इमेजिनेशन में कहा कि जो एक जेन्युइन और बोनाफाइड रिक्वायरमेंट थी पुलिस और कस्टडी की, और जो प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन जो अगर करना भी था तो वो इस कोर्ट में मूव करते एप्लीकेशन में और एप्रोप्रिएट डायरेक्शंस लेते, रेदर देन उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव की मजिस्ट्रेट को के समक्ष की रिमांड एप्लीकेशन ली जाए, जो कि एक टेंटेड थी, खराब थी, मैलिशियस थी, और उनका एक कंटेम्पशियस एक्ट था, तो जो कि फेस ऑफ रिकॉर्ड में है। अब यहाँ पे कहा कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की सबमिशंस को एनालाइज किया कोर्ट ने, और उन्होंने कहा कि जो अवर्मेंट्स दी थी उन्होंने कि रिप्लाई एफिडेविट में ये कहा कि ऑफिसर की ने अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांग ली है, और कंटेम्नर रिस्पोंडेंट नंबर 7 ने ये भी कहा कि एड इंटरिम रिलीफ थी वो पिटिशनर को दे दी गई थी, और इस कंडीशन में कि वो कॉपरेट करेंगे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के साथ। अब ऑफिसर ने ये कहा कि उनके पास जुरिस्डिक्शन थी 167 CRPC के तहत, वो पुलिस कस्टडी रिमांड अक्यूज्ड की दे सकते थे,
और ऑफिसर ने ये भी प्रोजेक्ट किया अपने रिप्लाई एफिडेविट में कि अगर पुलिस कस्टडी रिमांड दी जाती है तो वो इंश्योर होंगी कोर्ट के इस ऑर्डर को, इस बोनाफाइड ऑब्जेक्टिव भी था उनका इंश्योरिंग की इन्वेस्टिगेशन जो है वो फेयरली की गई है इनकी। और रिप्लाई एफिडेविट में कंटेम्नर ने कहा कि एप्लीकेशन जब रिमांड की आई थी जब उनके पास, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कहा कि कोऑपरेट नहीं कर रहे पिटिशनर, और ये एक प्रैक्टिस थी जो फॉलो की गई थी स्टेट ऑफ गुजरात में कि जब कोर्ट एंटिसिपेटेड बेल ऑर्डर देती है विद डायरेक्शंस के साथ कि वो कोऑपरेट करें इन्वेस्टिगेशन में, और अगर नहीं करते हैं तो इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो पुलिस रिमांड ले सकते हैं। तो कंटेम्नर रिस्पोंडेंट ने सर्टेन ऑर्डर्स भी लगाए हाई कोर्ट ऑफ गुजरात के, ताकि अपनी जो 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 प्ली थी उनको बटरेस कर सकें, स्ट्रेंथन कर सकें। और जो रिप्लाई एफिडेविट का फाइल किया था कंटेम्प्ट नोटिस का, और कहा कि वो नोटिस जो था उनको दिया गया था कि क्यों उन्हें पुलिस रिमांड के लिए भेजा गया था, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने 7 दिन की रिमांड दी थी, लेकिन कि उन्होंने कहा था कि इन्वेस्टिगेशन कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, और पिटिशनर ने जो कोई भी रिप्लाई रिटर्न प्रोटेस्ट भी नहीं फाइल किया था, ना ही कोई एफिडेविट किया था रिमांड एप्लीकेशन को पोस्ट करने के लिए, और कोई एफर्मेटिव स्टेटमेंट भी नहीं दी थी कि उन्होंने कोई कोऑपरेट किया है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के साथ। और इस प्रकार का एम्फेटेटिकली डिनाइल करना और पुलिस रिमांड मीन्स इसलिए उन्होंने पिटिशनर को पुलिस रिमांड दे दी बिना किसी फेयर अपॉर्चुनिटी दिए बिना पिटिशनर के। और रिप्लाई एफिडेविट में ये कहा कि जो कंटेम्नर रिस्पोंडेंट नंबर 7 है उन्होंने ये भी रिट्रीट किया कि कोर्ट ने ग्रांट कर दी थी इंटरिम रिलीफ इन द फेवर ऑफ द पिटिशनर, और डायरेक्शन भी दी थी कि वो कोऑपरेट करेंगे इन्वेस्टिगेटिंग और इन्वेस्टिगेशन में। और 5.4 रिप्लाई एफिडेविट में ये भी कहा कि अगर इस कोर्ट का ऑर्डर कंप्लाई नहीं होता है बाय द पिटिशनर द्वारा, तो इन्वेस्टिगेशन को परमिट किया जाता है, तभी किया जाता है कंटिन्यू करने के लिए। और इस कंटेम्नर जो है इस बोनाफाइड बिलीव में थी कि उनके पास पावर है हेयर सुनने की और रिमांड एप्लीकेशन को ऊपर अलाउ करने की। और अब कहा कि जो कंप्लेंट ऑफ इल ट्रीटमेंट थी जो पिटिशनर ने बताई थी वो डील की गई थी कंटेम्नर रिस्पोंडेंट 7 के अगेंस्ट में, और एक प्रोसीजर था जो बताया गया था इन पैरा नंबर 14 ऑफ क्रिमिनल मैनुअल गुजरात हाई कोर्ट। और कहा कि पिटिशनर ने कंप्लेंट दी थी इल ट्रीटमेंट जो दी गई थी पुलिस में इन द प्रेजेंस ऑफ हिज एडवोकेट्स। और कंटेम्नर रिस्पोंडेंट प्रोसीड ने ये कहा कि फिजिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ पिटिशनर का ये था कि उनकी कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं थी, और पिटिशनर की जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड के लिए थी वो उन्होंने साइन भी किए थे। पैरा 7 रिप्लाई एफिडेविट में कहा कि पिटिशनर ने बेल एप्लीकेशन अंडर 437 सीआरपीसी में डाली थी, और बिना किसी ऑर्डर को लिए जो जुडिशियल कस्टडी में था, और शायद ये एप्लीकेशन थी वो रजिस्ट्री ऑफ कोर्ट में लगाई गई और रजिस्टर्ड हुई क्रिमिनल सेंट्रल फाइलिंग सिस्टम में। और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एपीपी थे, उन्होंने प्रेयर बेल की ऑब्जेक्ट की, लेकिन कंटेम्नर रिस्पोंडेंट 7 ने फैक्ट्स को और सर्कमस्टेंसेस को कंसीडर करते हुए एडिटरी लीव पिटिशनर को दे दी गई थी। और पैरा नंबर 8 में रिप्लाई एफिडेविट था, और कहा कि 8 चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने द्वारा दिया गया था, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर पास किया था ताकि जो कंप्लेंट जो फाइल की गई है पिटिशनर की इलीगल ट्रीटमेंट की, और सिंस जो पिटिशनर जो है उन्होंने कहा कि कस्टोडियल वायलेंस हुई है, उनकी कंप्लेंट थी कस्टोडियल वायलेंस की, और उनको कंप्लीट जब भी रिमांड पीरियड खत्म होने के बाद भी उनको डिटेन किया गया, रखा गया था जेल में, और इसलिए एक और फिर साथ में ये नहीं बताया कि रखा गया था, यहाँ पर मेंशन नहीं है, सब्सिक्वेंट पैराग्राफ में बताया गया कि उनका कंप्लीशन पीरियड होने के बाद उनको जो है एप्लीकेशन मूव की थी उन्होंने, और उन्होंने कहा कि उनके पास फिट केस था कि डिटेल ऑर्डर जो है पास करने का कंप्लेंट का, और उनके पास जुरिस्डिक्शन है 203 सीआरपीसी के तहत, और अभी उनके पास नॉलेज में नहीं आया कि पिटिशनर या किसी ने चैलेंज किया हो। अब यहाँ पे कहा कि कोई रीजंस नहीं रिप्लाई एफिडेविट में दिए कि एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कंप्लेंट का ये बताया था कि इसके कंप्लेंट को वेरिफिकेशन के रखा जाए। तो इट मीन्स उस ऐसे में स्टेटमेंट जो थी कंप्लेंट की 200 और उनके विटनेस की 202 के अंदर जो है वो रिकॉर्ड करनी थी, रिव्यू करनी थी, लेकिन जो ऑर्डर था 6 जनवरी 2004 का
2024 का जो कंटेम्प्ट रिस्पोंडेंट ने दिया था वो ऑलरेडी जो सेट असाइड जो है वो हाई कोर्ट द्वारा दिया जा चुका है जब उन्होंने रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन इशू की मींस एक्सरसाइज की थी। और रिप्लाई एफिडेविट में ये भी कहा कि कंटेम्प्ट रिस्पोंडेंट जो है उन्होंने जुडिशरी ऑनेस्टी और सिंसियरिटी और लॉयल कमिटमेंट किया है 2010 से, और अभी भी वो कंटिन्यू करते रहेंगे ड्यूटीज डिस्चार्ज करेंगे 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ। और इस सोल इंटेंशन यही है कि इंटरेस्ट और जस्टिस आ सके, और एक्ट्स जो थे वो बिल्कुल थे, एक्ट्स को ये ना समझा जाए कि ये बिल्कुल थे, डिलिबरेट थे या डिसोबीडियंस किया उन्होंने। तो ये उन्होंने अपने अपने सबमिशंस दिए। और अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा हम इससे समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया था क्रिमिनल केस को। जो एलिगेशन जो प्राइम फेशिया थी ये मानती थी कि एक सिविल डिस्प्यूट है, और ट्रांजैक्शन जो थी वो सेल और परचेज ऑफ प्रॉपर्टी का था, लेकिन रिटन स्टेटमेंट एग्रीमेंट में कहीं भी नहीं मेंशन किया था इसके रिगार्डिंग में। और कोई नाइदर बोनाफाइड और जेन्युइन नीड नहीं किया, ऐसा ना तो कोई बोनाफाइड ग्राउंड था उनके पास, ना ही कोई रिलीफ मींस जेन्युइन नीड थी कि पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाए। कंटेम्प्ट रिस्पोंडेंट 7 में एफिडेविट में कोशिश की एक्सप्लेन करने की, जो ऑर्डर जो दिया गया था पुलिस कस्टडी द्वारा वो इस पोसेशन से दिया गया था, जो एक प्रैक्टिस जो है वो फॉलो की जा रही है स्टेट ऑफ गुजरात में, और एक जजमेंट पे भी लाइक है सुधीर भाई कोठारी की। अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि कोई ये जो एक्सप्लेनेशन है वो कन्विंसिंग नहीं है और टेनेबल नहीं है, क्योंकि अब कोर्ट ने कहा कि कोर्ट में गुजरात की है, उन्होंने एक एंटिसिपेटरी बेल जो है 438 सीआरपीसी का ऑर्डर पास किया था, कि जो भी एक अगर वो वेग है और ओपन है टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस को, तो ऐसे में ये स्टिपुलेशन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की वो पुलिस रिमांड अक्यूज्ड के लिए। अक्यूज्ड ऑर्डर जो था कंटेम्प्ट का वो 8 दिसंबर 2023 का था, वो पास बाय दिस कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जब उन्होंने अपनी ज्यूरिसडिक्शन 136 आर्टिकल के अंदर लगाई थी। और ये कहा कि अप्रोच ये थी पहले उनको पहले कस्टडी ग्रांट की जाए पिटिशनर को फ्रिवलेस, और ये मैलिफाइड रिमांड एप्लीकेशन जो थी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने दी थी, और वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे इन रिप्लाई एफिडेविट में, और कहा कि ये प्रिविलेंट प्रैक्टिस है स्टेट ऑफ गुजरात की। अब ये कहा कि अगर पुलिस कस्टडी का ऑर्डर रिमांड का पास किया गया बोनाफाइड बेस्ड ऑन सब मिसकंसेप्शन से, तो कंटेम्प्ट रिस्पोंडेंट जो है वो इंश्योर कर सकते हैं कि अक्यूज्ड पिटिशनर जो हैं उनको रिलीज किया जाए कस्टडी से इमीडिएटली एट द एंड ऑफ द पीरियड कस्टडी विदाउट इम्पोजिंग एनी फर्दर इंस्ट्रक्शन। स्पेशली पिटीशन जो फाइल की गई थी पिटिशनर को, वो अभी फाइनली डिसाइड नहीं की गई है और स्टिल पेंडिंग है। और रिमांड एप्लीकेशन जो है अगर एंटरटेन भी होती है तो कोई ओकेजन नहीं होगा इस 6th ACGM का कि वो प्रोसीड करें, इंटरप्रेट करें इस कोर्ट ऑफ ऑर्डर का इनफेंसिबल मैनर पे, जबकि उन्होंने एक्ट किया था टेंटेड एप्लीकेशन जो फाइल की गई थी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को। तो अब यहाँ पे कहा कि FIR थी वो एक्यूज्ड पिटिशनर की थी, वो एक डिस्प्यूट था, और मजिस्ट्रेट को मींस आउट नॉट हैव टू बी टू द लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। जब भी पुलिस कस्टडी रिमांड एक्यूज्ड पिटिशनर की देनी है तो उनके साथ लाइन में नहीं, मतलब अपनी सहमति देनी चाहिए, जो जैसा कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कह दिया। और तो कोर्ट ने कहा कि हम इससे बेनिफिट होते हैं। एक जजमेंट थी अशोक कुमार वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, जबकि उसमें कहा था कि सिर्फ असर्शन कर देना, या जबकि एंटिसिपेटरी बेल को अपोज कर देना, सिर्फ असर्शन कर देना कि कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, तो ऐसे में वो सफिशिएंट नहीं होगा। कोर्ट जो है वो इंडिकेट करेगा कि मोर प्राइम फेशिया केस जो है कि किस तरीके से कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन अक्यूज्ड की रिक्वायर्ड है फॉर द पर्पस ऑफ सारे मीन्स जजमेंट काफ़ी लेंथी है। और ये कहा कि ऑलरेडी उनको डिटेन कर दिया गया था 48 आवर्स तक लिए। अब यहाँ पे कहा कि कंटेम्नर जो रिस्पोंडेंट नंबर 7 जो हैं उन्होंने कहा कि वो उन्होंने पुलिस ऑफिशियल्स के डिफेंस में किया था, जबकि उन्होंने नोट भी किया था कि कस्टोडियल वायलेंस जो पिटिशनर ने बताया था वो हुई है, जबकि उन्होंने पर्सनल एग्जामिन भी किया फैक्ट ऑफ द अक्यूज, तो लेकिन उन्होंने कहा कि कोई इंजरी नहीं हुई है। तो
अब यहाँ पे कहा कि मजिस्ट्रेट को जो है वो अक्यूज्ड को मेडिकल एग्जामिनेशन एज पर द मैंडेट है सेक्शन 54 सीआरपीसी के तहत करवानी चाहिए थी। अगर फॉर्मल कंप्लेंट लॉन्च किया कंपटिशनर ने, उसे प्रोसीड भी करना चाहिए था, उसे प्रोसीड भी किया था एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 8th एडिशनल सीजीएम ने, और उन्होंने कॉजनेंस भी लिया था और डायरेक्शन भी दी थी कि पुलिस कंप्लेंट को कि वो वेरिफिकेशन के लिए पोस्ट करे। अब यहाँ पर परमिसिबल एक्शन ये था एज पर द लॉ, जब कॉजनेंस ले लिया गया है किसी प्राइवेट कंप्लेंट का, तो ऐसे में स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना जरूरी होता है और विटनेस कंप्लेंट की और विटनेस की, जो कि एक मैंडेट प्रोसीजर है 203 सीआरपीसी का। लेकिन उसमें 6th सीजीएम जो है वो वापस आ गई थी, मीन्स वो लीव में गई थी, वो वापस आ गई थी और उनको कंप्लेंट को खारिज कर दिया। लेकिन जो हाई कोर्ट ने थी उनकी एसीजीएम की जो ऑर्डर था उसको सेटिसाइड कर दिया और रिवर्स कर दी, और ये कहा कि जो कंडक्ट था कंटेम्प्ट रिस्पोंडेंट का वो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन करता है कि बायस्ड अप्रोच की गई है इन दिस मैटर। और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के भी काउंसिल अपेयर हुए, उन्होंने कहा कि एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस है और सुशीला अग्रवाल की जो जजमेंट थी उस पर रिलाई किया, तो और जजमेंट की कंटेंट्स लिखे गए और कहा कि जो जजमेंट थी वो साफ बताती थी कि सेक्शन 438 सीआरपीसी ये कहीं भी कंपेल नहीं करता कि ऑब्लाइज करता कोर्ट को कि वो अपनी कंडीशंस इम्पोज करें। अगर कोई एफआईआर फाइल की गई है और स्टेटमेंट ऑफ विटनेस रिकॉर्ड की गई है, तो नेसेसिटी इम्पोज करना रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस को वो 437(3) सीआरपीसी के तहत वेट किया जाता है केस टू केस बेसिस पे, और जो मटेरियल प्रोड्यूस करती है स्टेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो यहाँ पे कहा कि टाइम एंड अगेन कि जब भी डिस्कशन होती है ग्रांट ऑफ द प्री अरेस्ट बेल, वो एक्सरसाइज करनी चाहिए ग्रेट सर्कमस्पेक्शन से। और एक जजमेंट आई थी पी चिदम्बरम वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट की, और कहा कि कोर्ट जो है एंटिसिपेटरी बेल को रूटीन मैनर पे नहीं देनी चाहिए। कोर्ट को जो एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जो ग्रेट डिग्री ऑफ सर्कमस्पेक्शन की आवश्यकता है, और कोर्ट जो को ये सोचना अपने माइंड में रखना चाहिए जो स्ट्रिक्ट पैरामीटर जो हैं वो अप्लाई होंगे एंटिसिपेटरी बेल के। और कहा कि अगर पुलिस ऐसे में वो पुलिस रिमांड एप्लीकेशन लगाती है और रिमांड दे दी जाएगी तो ये फ्रस्ट्रेट हो जाएगा एंटिसिपेटरी बेल के ऑर्डर के लिए। और आपने कहा कि जो प्रिवेलिंग प्रैक्टिस थी स्टेट ऑफ गुजरात की कि इस तरीके से एंटिसिपेटरी बेल डील करनी है और इम्पोज करना है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को के ऊपर रिस्ट्रिक्शन। तो कहा कि ब्लैंकेट परमिशन है, वो पुलिस कस्टडी की रिमांड अक्यूज्ड को दे रहे हैं इन द फेवर ऑफ ऑर्डर जो एंटिसिपेटरी बॉल ऑर्डर पास हो चुका है। तो ये डायरेक्ट कॉन्ट्रवेंशन होगी सुशीला को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट आई थी सुशीला अग्रवाल की। काफी कंक्लूजन ये पाया कि कमिश्नर को जो था वो डिस्चार्ज कर दिया, डिप्टी कमिश्नर को कहा कि वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी उनके पास ऑलरेडी चल रही है। और लेकिन यहाँ पुलिस इंस्पेक्टर को कहा कि एक क्लियर मेरिट प्रेजेंटेशन दी थी कि उन्होंने चेक्स जो हैं अक्यूज्ड पिटिशनर ने लिए हैं और उसे रिकवर करने के लिए, और 1.65 करोड़ की उन्होंने ये कहा था कि अमाउंट लिया है। तो कहा ये तो शेयर इग्नोरेंस किया इनकम टैक्स एक्ट का 1961 का और प्रोविजन ऑफ पीएमएलए के। और कहा कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन थी अक्यूज्ड की कुछ घंटे की ली थी 12 दिसंबर 2023 को। उसके बाद रिमांड जो है पुलिस कस्टडी की रिमांड एप्लीकेशन जो वो सबमिट करनी थी, नोटिस फॉर द रिमांड थी वो 12 दिसंबर 2023 को आया था। कहीं भी इंडिकेट नहीं करता कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं किया है। तो यहाँ पर जो इंस्पेक्टर हैं उनको कहा कि इन्होंने शेयर डिफाइंस किया कोर्ट ऑर्डर का 8 दिसंबर 2023 का, जो कि एक कंटेम्प्ट बनती है फेस ऑफ रिकॉर्ड पे, इसलिए वो गिल्टी हैं कंटेम्प्ट के। और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में भी बताया कि उन्होंने जो उनका जो एक्ट था वो बायस से था और हाई हैंडेड मैनर पे, और पुलिस कस्टडी को रिमांड अक्यूज्ड की दी गई थी। और वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है कि वो गुजरात के स्टेट के ऑर्डर को मानेंगे हाई में। तो ये कहा कि ये डिसरिगार्ड होगा जो ऑर्डर जो दिया गया है माननीय कोर्ट ने।
और अब यहाँ पे कहा कि जो रिस्पॉन्डेंट नंबर 7 है कि जो कॉन्टिन्यूशियस एक्ट थे वो कंट्रीब्यूट करते हैं लीगल डिटेंशन ऑफ पिटिशनर। 48 घंटे की रिमांड के बाद भी उनको 48 घंटे रखा गया और तब तक उनका पुलिस पीरियड एंड होने के बाद भी रखा गया था उनको। तो इसलिए उन्होंने कंटेम्प्ट नोटिस थे वो कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, इन सबको, पुलिस इंस्पेक्टर और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, उन्हीं के ऊपर ही जो है पाया कि उन्होंने करवाई, मीन्स उनका जो एक्ट था कंटेम्प्टिशियस था। तो इसमें जो था कि उन्होंने कंटेम्प्ट की है एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। तो ये ऑर्डर आया था 7 अगस्त 2024 का। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।